जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसएससी सीएचएसएल के एडवांस मैथ की एक और क्लास में। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास को आपने देखा होगा, बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर थे। और जैसा मैंने कहा था, आज की क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में, यानी आज की जो भी क्लास हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, इसमें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, तो बहुत मज़ा यहाँ पर आने वाला है। जल्दी से आ जाइए और शेयर कर दीजिए उन सभी बच्चों के पास में जिसको आप जानते हैं कि वो भी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी मैथ कमज़ोर है, जिनकी मैथ अच्छी है, जो बहुत अच्छे तरीके से पहले से भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके पास भी यदि शेयर करेंगे तो उनका रिवीजन होता रहेगा, यदि उन्होंने पहले कभी पढ़ करके रखा है। और जिनकी बिल्कुल कमज़ोर है, ठीक है, फिर भी वो मैथ में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, तो उनके पास जो शेयर है उसको ज़रूर करिए। ठीक है, ये आपका परम धर्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए। ठीक है, क्लास में बहुत मज़ा आता है, इसलिए इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज भी करने वाले हैं, और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो जो मेजॉरिटी होगी वो ज्योमेट्री की होगी यहाँ पर। ठीक है, ज्योमेट्री के हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है बच्चों को, ऐसा लगता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जो बताते हैं कि हाँ सर ज्योमेट्री है थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए हमने सोचा है कि ज्योमेट्री को हम लोग बस से पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ज़्यादा हल करेंगे ताकि जो ज्योमेट्री का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और ज्योमेट्री हमारी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सिमिलरिटी का है। इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया होगा पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा तो ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही आपको कहा है कि चूंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट के तरीके से करते हैं तो हम आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ से मतलब एकदम बेसिक चीज़ें नहीं समझा सकते कि मैंने सिमिलरिटी अगर पढ़ाना शुरू किया तो मैं आपको सिमिलरिटी ही पूरा पढ़ा दूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। तो बात यह है कि हम लोग इतने प्रैक्टिस सेट करेंगे, इतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि हर टाइप के सिमिलरिटी अगर हमने पढ़ा मान लो, तो सिमिलरिटी से जितने भी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, तो आपका वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, आपको उन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर जो भी रूल्स आप सीखते हैं उसको अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। क्वेश्चन ने कहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई डी एफ के। ठीक है, ध्यान से समझना है। ए बी सी जो है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ई डी और एफ के। देखो, जब सिमिलरिटी होती है, अगर इक्वल लगा हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, सिमिलरिटी हो या सर्वांग समता जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर हों तो इन दोनों चीज़ों में इनके जो लिखने का ये क्रम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं जब ई डी एफ है तो यहाँ पर डी ई एफ हम लोग नहीं लिख सकते। क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 49:4 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 49:4। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी, इसका अनुपात एरिया ऑफ ई डी एफ के साथ में अगर हम देखें तो ये हमको दिया गया है 49:4। ठीक है, ये एरिया होगा। ठीक है, ये क्या है, ये एरिया है। क्लियर है। ठीक है, अब हमको एक बात पता है कि किसी भी सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, या क्षेत्रफल के अनुपात का अगर वर्गमूल निकाल लें तो वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। ये बातें क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि ए बी ए सी और बी सी क्रमशः 10, 14 और 21 सेंटीमीटर हैं तो ई एफ की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। मुझे एक बात बताओ, ई एफ की निकालनी है। ई एफ का मतलब हो जाता है कि पहले वाला और आखिरी वाला, मतलब इधर का ए और सी होना चाहिए। तो हम अगर भुजाओं के अनुपात की बात करें तो हम कह सकते हैं इधर का ए सी और ए सी के जैसा इसमें कौन हमको देखने को मिलेगा, तो हम कह सकते हैं सर ई एफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है उसके वर्गमूल के, या अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं तो वो इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, पहले हमने ए सी लिया, ए सी कहाँ पर ए बी सी में, और वो कितना है 49, तो हम कह सकते हैं सर ये 49/4। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं सर जो ए सी है तो ए सी अपान जो ई एफ है ये बराबर हो जाएगा 7/2 के। ठीक है, इधर से स्क्वायर खत्म, इधर का हमने क्या करा, वर्गमूल कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए सी की जो वैल्यू है वो 14 है, ए सी कितना हमको दिया गया है 14, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 14 लिख लेंगे। 14 बटे कितना हो जाएगा ई एफ, और ये बराबर होगा 7/2 के। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ई एफ को इधर गुणा करा दूँ तो हम कह सकते हैं सर ई एफ एकम ई एफ हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4।
तो जो EF है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। और 4 सेंटीमीटर कहाँ है भैया, तो हम कह सकते हैं सर जो 4 सेंटीमीटर है वो ऑप्शन डी में है, और इसलिए जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो डी वाला हमारा सही होगा। क्लियर, अच्छा सवाल था, ठीक है। हमने इसके पहले यानी पहली क्लास में, इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमें दोनों ट्राइंगल के जो पैरामीटर्स थे उनका यानी परिमाप का अनुपात हमें दिया गया था, और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, और हमें उनकी एक ट्राइंगल की साइड दी गई है, तो दूसरे ट्राइंगल की जो साइड है उसको हम ईजिली निकाल सकते हैं। क्लियर है, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन जो है वो त्रिकोणमिति का यानी ट्रिगो का है। देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि इफ़ cos a इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, यानी cos a की जो वैल्यू है वो 2/3 है, ठीक है। cos a की जो वैल्यू है वो हमको कितनी दी गई है, 2/3। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दिखे यहाँ पर हमको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, वो भी राइट एंगल वाला, ठीक है। ये a जो यहाँ पर a होता है उसको यहाँ पर ही रखेंगे, ABC ऐसे हो जाएगा, ठीक है। BC को कहीं भी रख लो। 2/3 देखो cos थीटा इज इक्वल टू होता क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी ये 2 है और ये कितना है, 3 है, ठीक है। तो अब हमको पता करना है लंब कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो 3 तरीक का 9, 9 में से 2 दूनी 4 निकलेगा, यानी 5, और 5 का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो √5 आएगा, ये हो जाएगा 5। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, गुड। अब सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने हमसे ये पूछा है कि 2 sec स्क्वायर a प्लस 2 tan स्क्वायर a माइनस 6 की वैल्यू क्या है। 2 sec स्क्वायर, देखो 2 sec स्क्वायर a, ठीक है, माइनस का प्लस का 2 tan स्क्वायर है, प्लस का 2 tan स्क्वायर ए और माइनस 6, इसकी वैल्यू उसने हमसे पूछा है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात, यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। देखो cos की वैल्यू जो sec है इसकी वैल्यू cos की ठीक उल्टी होती है। पहली बात तो ये 2 रहेगा, उसके बाद में sec की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9/4, क्लियर है। प्लस का 2 तो 2 रहेगा, और 10 की वैल्यू होती है लंब बटा आधार, यानी √5 और अपान में 2। स्क्वायर करेंगे तो √5 का कितना हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, और जो 2 है वो कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 6। इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूनी हो जाएगा, तो ये 9/2, ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और माइनस का 6। तो ये इनके डिनोमिनेटर बराबर यानी हर बराबर है, तो 9 5 14, 14 बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी 7 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर 7 में से अगर 6 को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, और जो 1 है वो हमारा आंसर होगा। 1 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में 1 है, ठीक है। तो जो बी वाला है वो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ईजी है कि नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी था, कुछ नहीं करना था इसमें आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और शायद हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए AB केंद्र D वाले वृत्त का व्यास है, यानी एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो D है, और जो AB है वो उसका व्यास है यानी डायमीटर है, क्लियर है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वृत्त बन गया, एक इसका व्यास हम बनाते हैं, तो ये इसका व्यास बन गया। ये कौन है, ये A और B है, क्लियर है। इसका जो सेंटर है वो D है, ऐसा सवाल ने कहा है। चलो इसके बाद में आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, AB को बढ़ाने पर, यानी कि सवाल ने कहा है कि वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श रेखा, इस पे कहीं कोई पॉइंट C है, चलो देखेंगे कहीं पर होगा, उस C से जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, वो AB को बढ़ाने पर बिंदु Q पर मिलती है। यानी AB को जब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं तो कोई स्पर्श रेखा है वो यहाँ पर Q पर मिल रही है, और ये स्पर्श कहाँ पर कर रही है, तो C पर स्पर्श कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि कोण BAC 34 है, BAC यानी जो ये वाला एंगल है ये 34 डिग्री का हमको दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया हमको, 34 डिग्री का दिया गया है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है एंगल CQA कितना होगा, CQA यानी ये वाला जो एंगल है ये हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप सभी इसको जानते हैं, और आपने इसके पहले इसको निकाला भी होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कैसे निकालेंगे उस बात को यहाँ पर समझते हैं। देखो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी वो टच कर रहा है उस टच पॉइंट से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है, हमने मिला दिया। अब इस टच पॉइंट से जब हम इसको मिलाएंगे तो हम सभी एक बात यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है वो भी त्रिज्या है, और यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है वो क्या है, वो भी त्रिज्या है। बोलो ये बात हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। अच्छा अब जब ये देखो क्या है ना, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि जो
त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, क्लियर है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो अगर ये 34 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, वो भी 34 डिग्री का होगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझ लेना। अब ये अगर 34 है और ये अगर 34 है, ठीक है, बात को समझना, तो क्या इस वाले कोण को हम लोग निकाल सकते हैं? भाई तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो योगफल होता है, जो सम होता है, वो कितना होता है, 180 होता है। तो हम कह सकते हैं सर 180 में से 34 और 34 कितना होता है, 68 होता है, घटा दो तो 68 2 70 और 10 80, तो हम कह सकते हैं सर 112 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 112, यानी ये वाला कितना आएगा, 112 आएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब बात क्या है कि जितने तरीके हैं वो सभी जान लो, कि वहाँ पर जो भी चीज़ आपके दिमाग में समझ में आए वो आप करो, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो हम ये जानते हैं इस त्रिभुज का ये वाला बाह्य कोण है, तो जो ये वाला एंगल है वो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 68। तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला कितना हो जाएगा, 68 डिग्री का, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस समझ लो कि ये वाला जो एंगल है वो 68 डिग्री का होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सभी एंगल का हम नाम लिख करके काम करें, ठीक है। अच्छा, अगर इसके पहले चाहते तो वैसे भी लगा सकते थे, ये वाला 112 आया था तो इनका ये लीनियर मतलब एंगल है, ठीक है, तो ये रैखिक कोण है, 180 अंश का होता है, 180 अंश में से 68 घटाते, मतलब 112 घटाते तो भी हमको ये 68 ही मिलता, ठीक है। अब देखो ये 90 हो गया, ठीक है, ये 68 डिग्री आ गया, तो ये कितना आएगा, जो ये वाला एंगल है वो कितना आएगा। तो हम यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये 90 है तो इन दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, तो 90 से क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, घटा दो, 10 में से 8 निकल के जाएगा, 2 बचेगा, और 7 में से 6 नहीं, हाँ यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 6 निकल करके आएगा तो 2 बचेगा। तो सवाल ने जिस भी एंगल के बारे में हमसे पूछा है CQA, वो कितना होगा, 22 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सी में है, और ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को लिखें, हमें क्या करना है, बस जो भी चीज़, भाई फिगर तो हमको बनाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। फिगर हम बना लेंगे, फिर निकालते चलेंगे कि ये 34 है, ये भी 34 होगा, तो ये 68 होगा, ये 90 होगा, ये 90, ये 68, तो 68 में कितना ऐड करें कि ये हो जाए, तो 22 ऐड करेंगे, हो जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। बस बात क्या है कि आपको सारी चीज़ें बतानी थी, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जितना टाइम लग रहा है वो लग जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम नहीं लगने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस देखना ये है कि आप इसको किस तरीके से करने वाले हो, क्लियर है। तो सवाल ने क्या कहा है, सवाल को देखिए, यदि 7x + 3 की पावर 3, ठीक है, मैं क्वेश्चंस को एक बार लिख लूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो आंसर है वो मैं आपको 1 सेकंड में देने वाला हूँ, बट फिर भी हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, 7x + 3 की पावर 3, ठीक है। सवाल ने कहा है 7x + 3 की पावर 3 प्लस का x - 2 की पावर 3, x - 2 की पावर जो है वो 3 है, ठीक है, प्लस का 27 और 2x - 5, 2x - 5 की पावर 3 और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू है, फिर है 9, 7x + 3 9, और 7x + 3, और फिर इनटू में x - 2 और इनटू में 2x - 5, ठीक है। ये चीज़ हमको दी गई है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 5x + 3 इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। 5x + 3 की वैल्यू हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू तो हम तभी बता पाएंगे जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू आएगी और उसको यहाँ पर पुट करेंगे और हल करेंगे। आप सभी लोग, जितने भी बच्चों की जो अलजेब्रा है वो कमज़ोर है, उन्होंने अगर इसको देखा होगा तो उन्होंने तुरंत सोच लिया होगा कि इतना बड़ा सवाल अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमारा एक काम है, और वो ये है कि इसको छोड़ देना है, इसको तो छूना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा, अगर ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है तो जिस भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है उस शिफ्ट का ये सबसे आसान प्रश्न था। कैसे था समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 8, 6, 10 और 2, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 8 है, 6 है, 10 है और 2 है, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। बात ये है, इनको जब हल करेंगे तो x की वैल्यू कुछ निकल करके आएगी, मुझे नहीं पता वो क्या निकल करके आएगी। हो सकता है x की वैल्यू नेगेटिव भी कुछ आ जाए, हो सकता है x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, कुछ एस्टिमेट करेंगे, कुछ मानेंगे, उन वैल्यूज़ को देखेंगे कि क्या ऑप्शन के साथ में कोई वैल्यू मैच कर पा रही है। तो देखो, अगर हम सिंपल सी बात है, अगर हम -1 लेते हैं तो देखो माइनस में अगर तुम हमेशा लोगे तो ये चीज़ हमेशा बड़ी आएगी, इसमें से ये घटेगा तो हमेशा रिजल्ट माइनस में आएगा, या और यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन प्लस में है, मतलब माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, या तो वो एकदम पूर्ण संख्या होगी, ठीक है,
भाई पूर्ण संख्या होगी या तो वो बटे में हो सकती है, कोई भी भिन्न भी हो सकती है। तो पहले तो पूर्ण संख्या लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जीरो लेकर के देखते हैं क्या आएगा, x की वैल्यू जीरो। तो देखो जीरो ले लेंगे, 3 ऑप्शन में नहीं है मतलब नहीं होगा। तो 1 लेकर के देखते हैं, 5 एकम 5 और 3 8, मतलब ये हो सकता है। x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो क्या होगा, ये हो सकता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात ये है कि आप चाहो तो ऑप्शन को टिक करके जा सकते हो। दूसरी बात है ये है कि क्या सर हम अगर कुछ फ्रैक्शन में ले लें तो क्या इनमें से कोई दूसरा आ सकता है, चेक करके देख लो। अगर 2 ले लोगे, 5 दूनी 10 3 13, मतलब फिर अब नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा, अगर हम 1/2 लेते, देखो x की वैल्यू अगर कोई भी भिन्न में लोगे तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्याएं हैं, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है, ये किसी भी चीज़ से कटने वाला नहीं है सिवाय 5 के। अगर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम 1/5 लेते हैं तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 1/5 वैल्यू लेते हैं, 1 आएगा, 3 और 1 4, वो भी यहाँ पर नहीं है, तो मतलब जो 8 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी यदि आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि उसी एक को, जिस एक के लिए ये यहाँ पर हमारा आंसर ये वेरीफाई हो रहा है, उसी एक को आप इसमें रख करके और देख सकते हो क्या एक पर ये मान रहा है कि नहीं मान रहा है। अगर वो भी मान रहा है तो हमको यहाँ पर हल करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन में ही जाना, इसको हल करने के चक्कर में मत पड़ना, और यदि हल ही करना पड़े तो छोड़ के चले जाना, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 सही हो जाएगा। कहाँ पर है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, तो 1 होगी, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, शाबाश, बहुत अच्छे। तो देखो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखने में लगता है कि बहुत गंदा होगा, मुझे बताओ 1 सेकंड से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं लगने वाला था इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्वेश्चन ने कहा है 28 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आयाम वाले बॉक्स में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। देखो हम भी जानते हैं कि कोई भी बॉक्स अगर हमें दिया गया है, ठीक है, कोई भी बॉक्स हो वो अगर हमें दिया गया है, खासकर वो आयताकार हो यानी घनाभाकार हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, वो घनाभाकार हो जाएगा। बॉक्स हो गया तो घनाभाकार हो जाएगा, ठीक है भाई, ये 3D में आ जाएगा ऐसे करके। तो बात ये है कि सर यहाँ पर ऐसी वो छड़ कौन सी है जिसको हम सबसे लंबी रख सकते हैं। तो देखो एक तो बात यह है कि सर इसकी जितनी लंबाई होगी, ठीक है, इससे भी लंबी छड़ हम रख सकते हैं अगर हम उसके डायगोनल में रखें तो। डायगोनल समझ रहे हैं ना, विकर्ण में, मतलब ऐसे टेढ़ा टेढ़ा रखें। आप सभी जानते हैं बैग वैग में या कोई बक्सा होता है उसमें जब किसी चीज़ को रखते हैं, ऐसे नॉर्मली तो नहीं रखा जाता है, तो उसको हम टेढ़ा करके रख देते हैं। तो हम बता सकते हैं कि इसका जो डायगोनल है, इसके डायगोनल की यानी इसके विकर्ण की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वही उस छड़ की मैक्सिमम लेंथ होगी जो हम इसमें रख सकते हैं। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, बात यह है इसकी लंबाई जो हमको दी गई है वो हमको दी गई है 30, ठीक है। और इसके बाद में इसके ब्रीथ की बात करें अगर हम तो वो 4 है, ठीक है। और अगर हाइट की बात करें तो वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके डायगोनल की, ठीक है, इसके विकर्ण की बात करते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो 30 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, इसका रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 900, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये 10 धाम में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ लेते हैं, इनको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं। ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है, ये 28 है, ये क्या है, ये 28 दिया गया है, ठीक है। हमने क्या लिख लिया, 30 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी गलत हो जाता, 28 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 784 आएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखो 784 और 16 कितना हो जाएगा, तो 84 और 16 100 होता है, ठीक है। तो 7 100 800 और ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। 30 इसका रिजल्ट ही आ गया, तो 30 हो जाएगा। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर की वो छड़ होगी जो सबसे लंबी छड़ होगी जो इसमें आ सकती है। क्लियर है। ऑप्शन की बात करेंगे तो सी में 30 सेंटीमीटर है, और ये हमारा क्या होगा, सही हमारा जो है जवाब है वो हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो बहुत अच्छा सवाल था, मतलब कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। एक छोटा सा फार्मूला है, एक रूल है जो आपको याद करना है। अगर इसके पहले आपको आता था ये रूल तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता था तो अभी अपने नोट्स में लिखिए, वहाँ पर नोट्स करके लिखिए कि क्या रूल होता है किसी भी घनाभ के डायगोनल को निकालने का, ठीक है। अच्छा ये आयत नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये आयत नहीं है, ये 3D है, 3D का फिगर है, घनाभ है, उसके विकर्ण को निकालने का तरीका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री सवाल ने इसमें कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 3.6 मीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज हम सभी जानते हैं जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो ये दोनों भुजाएं हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, और जो ये BC है वो क्या है, अलग है, ठीक है। जो परिमाप है वो 3.6 मीटर है, अच्छी बात है। इसका आधार प्रत्येक भुजा से 30 सेंटीमीटर कम है। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि ये अगर A है और ये A है तो हम कह सकते हैं ये A - 30 होगा, ठीक है।
यही सवाल ने कहा है। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं सर a प्लस का a-30 और ये बराबर होगा 3.6 मीटर के, मतलब इसको अगर हम 100 से गुणा करा देते हैं तो 360 सेंटीमीटर आ जाएगा। शाबाश, ये हो जाएगा 3a और 3a 30 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 390। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 130। ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3 से इसको भाग करेंगे 13 और ये 0 का 0, तो यानी ये कितना है, ये 130 है और ये कितना है, तो ये भी 130 है और ये है 100। भाई 130 से 100 निकलेगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने पूछा ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। देखो कैसे बताएंगे हम, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो रूल होता है वो हम सभी जानते हैं कि इनका अर्ध परिमाप, मतलब इन तीनों को जोड़ के आधा कर लो, ठीक है। तीनों को जोड़ो, तीनों को जो अगर हम जोड़ेंगे तो हम सभी जानते हैं जो परिमाप है वो 360 है। तो अगर हम तीनों को जोड़ करके आधा करते हैं यानी यस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, सेमी पेरीमीटर आधा अर्ध परिमाप की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगा 360/2 यानी 180। कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। यस की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी है, तीनों भुजाओं को जोड़ो और उसका आधा कर लो। ए बी सी क्या है, ए बी सी इनकी तीन की तीन भुजाएं हैं, ठीक है। तो यस यहाँ पर कितना है 180 है, गुणे एस माइनस ए, मतलब जो ये 180 इसमें से पहली भुजा को घटाओ, ए कितना है 130, 180 से अगर 130 घटेगा तो सोचो कितना बचेगा 50, यहाँ भी 50 बचेगा क्योंकि दूसरी भुजा भी उतनी ही है। और यहाँ पर 180 में से अगर तीसरी भुजा 100 घटेगी तो कितना बचेगा, यहाँ पर 80 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, सवाल जो है बहुत आसान है, गुणा कर लो। 18 को पहले इससे गुणा करो, 18 ठीक कितना हो जाएगा 144, ठीक है। और 2 जीरो की बात यहाँ पर हो रही, 50 में कितना हो जाएगा 2500, थोड़ा थोड़ा गुणा करेंगे, है कि नहीं है। चलो इनका क्या करना है, हमको वर्गमूल निकलना है। अगर इनको आपस में गुणा कर दिया तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो गुणा नहीं करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। कैसे, देखो 144 का कितना होता है 12 होता है, ठीक है। 2 जीरो हैं तो 1 जीरो हो जाएगा 120 गुणा इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 50, ठीक है। गुणा कर लो, 12 पंजे कितना हो जाएगा भैया 60 और 2 जीरो, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सवाल ने क्या कहा था, मीटर चाहिए हमको, तो मीटर के लिए क्या करेंगे, देखो बात क्या है ना, समझो थोड़ा सा। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर तो 2 है तो क्या करेंगे, 2 बार हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे और ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से फिर भाग करेंगे तो ये आएगा 0.6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए में हमको मिल जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। बोलो सही सवाल था ना, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। मतलब जो रूल्स हैं वो आपको समझने हैं, कैलकुलेशन आप कितनी इजी बना सकते हैं वो चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात और है, डिपेंड इस बात पर भी करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करके रखी हुई है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे वो सेना के बारे में आपने कहावत तो सुना ही होगा कि ट्रेनिंग में जितना हम पसीना बहाते हैं, युद्ध के क्षेत्र में हमारा उतना खून कम बहता है। तो बस वही बात है, पढ़ते समय जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करी होगी, जितना ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, जितनी ज़्यादा आपने कैलकुलेशन करी होगी, एग्ज़ाम के हॉल में दिमाग के ऊपर प्रेशर उतना ही कम पड़ेगा, उतना ही कम पेन वहाँ पर आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर पेन कम खर्च करना पड़े इसलिए यहाँ पर हमें पेन को एकदम ख़त्म कर देना है, बहुत ख़त्म करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल ने कहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का जो योगफल है वो 286 सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं जो 2 वृत्त हैं उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो एक तो R1 है और एक R2 है। तो R1 प्लस R2 कितना है 286, कितना है 286 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया। आगे सवाल ने कहा है और संकेंद्रित वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल है, संकेंद्रित वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो 5336 है। देखो हम मानते हैं कि ये बड़ा होगा तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से पाई R2 स्क्वायर को अगर हम घटा दें तो यही हमको दिया गया है 5336 ये हमको दिया गया। यहाँ से क्या करते हैं, पाई को बाहर निकालते हैं और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। यहाँ पर बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और इसको हम लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं R1 प्लस R2 और R1 का माइनस R2, ठीक है। ये बराबर किसके 50 336 के, ठीक है। सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने कहा है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं जो है वो सेंटीमीटर में क्या है। हम लोग निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, इनको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले 11 से काटते हैं, ठीक है। 22 से काट सकते हैं ऐसा नहीं है,
22 से हम लोग इसको काट सकते हैं, लेकिन अगर 11 से काटेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 11 दूना 22, ये कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 बचे कितना हो जाएगा 55, 8 बचेगा 83 हो जाएगा, 11 सते 77, 6 बचेगा 11 छाक 66, ठीक है। फिर 2 से हम खत्म करते हैं, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, देखो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर बात समझ में आ गई, शाबाश। R1 प्लस R2 कितना है, 286 है, ये 1/7 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 8 6, और इसके गुणे में रहेगा R1 माइनस R2, और ये बराबर होगा 22 88 गुणे 7 के, ठीक है। 22 88 गुणे किसके हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। भाई जो नीचे वाला 7 है इसको हमने क्या किया, उधर भेज दिया, ठीक है। अब 286 से हमको क्या करना है, इसको काटना है, ठीक है। कैसे काटेंगे, देखो 22 से कट जाएगा, 22 एकम 22, 6 66 खत्म हो जाएगा। तो 22 एकम कितना हो जाएगा 22, ठीक है, 6 बचेगा, और 22 तियाँ 66, ठीक है। और 22 एकम 22, 0 22 चौके 88, गुणे में कितना होगा, ये 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 58 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया। सवाल ने क्या कहा था, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अगर एक R1 प्लस R2 पता हो, एक R1 माइनस R2 पता हो, इसमें अगर हमें R1 को निकालना है यानी बड़े वाले को निकालना है, तो इनको जोड़ के आधा कर दो। तो जोड़ लेते हैं, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 28 5 33 और एक कितना हो जाएगा 34। इसका अगर 2 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 171, ठीक है। कितना हो जाएगा 171। अब यहाँ पर देखते हैं कि 171 तो 2 में है, बी में और डी में भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। R2 निकालते हैं, ठीक है। तो R2 का मतलब ये होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के आधा कर दो। 6 में से 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा 0। और यहाँ पर 28 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा 23 बचेगा। 23 का या आधा अगर हम करेंगे 230 का तो कितना आएगा 115 आएगा। तो R2 कितना हो जाएगा 115, यानी 171 115 कहाँ है, तो ये है ऑप्शन बी में। और जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है भैया। जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था और आपको समझ में भी आया होगा। देखो सवाल ने क्या कहा, थोड़ी सी बड़ी चीज़ उसने दे दी, और लेकिन कैलकुलेशन में मतलब गंदा नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो डेसिमल में बन गया। इसी चीज़ को आप जितनी फास्ट करोगे उतना बेहतर होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कैलकुलेशन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, भले आप 4 सेकेंड ज़्यादा लगा दो, ठीक है। मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन पे हम पहले तो एफर्ट डालें, ठीक है। उसके लिए हम 30 सेकंड 40 सेकंड खर्चा करें, और फिर ये पता चले कि कैलकुलेशन की वजह से वो हमारा गलत हो गया, तो हमारा डबल नुकसान हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। डबल क्या, ट्रिपल नुकसान हो रहा है। पहली बात हमने टाइम वेस्ट किया, ठीक है। इस टाइम में हम दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। दूसरी बात हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, और तीसरी बात वही केवल गलत नहीं हुआ, वो हमारे एक और सही क्वेश्चन को गलत करके लेके चला गया ना भाई। माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी तो वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त का व्यास 5.6 मीटर है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो अर्धवृत्त का व्यास की अगर हम बात करें डायमीटर की, तो वो है 5.6 मीटर। अगर हम बात करते हैं त्रिज्या की, तो इसका आधा कर लेंगे, 56 का आधा करेंगे तो 28 हो जाएगा, 2.8 मीटर। अर्धवृत्त है, सवाल को जरा ध्यान से समझना, गलती करने की संभावनाएं हैं। सवाल ने क्या है कि परिमाप ज्ञात करो। अब देखो मुझे एक बात बता दो, अर्धवृत्त का परिमाप हर कोई सोचेगा सर जो वृत्त होता है 2πr होता है, तो πr निकाल लो यहाँ पर, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना आपको। देखो ये अर्धवृत्त ऐसे होता है, इसमें कुल कितना धागा लगा हुआ ऐसा बनाने में, तो हम कहेंगे सर यहाँ से लेकर के ये प्लस ये भी लगा है, और इसको हर बच्चा भूल जाता है और यही गलती करता है। तो ये कितना है, ये तो πr है, ये क्या है, वो तो πr है, प्लस ये कितना है, तो ये d है, ये डायमीटर है, ये क्या है, व्यास ही तो है, हाँ। तो वो भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, πr निकालो। देखो ये हो जाएगा 22/7 गुणे r कितना है, तो 2.8 है, और प्लस d कितना है, तो d हमको दिया गया है 5.6। 7 चौके 28, 0.4 हो जाएगा, इसको गुणा करा लो। 22 चौके कितना होता है, 88 होता है, ठीक है। तो कितना होगा 8.8 प्लस का 5.6 ऐड कर लो, 8 6 14, 8 5 13, और एक कितना हो जाएगा 14। तो 14.4 मीटर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें कहाँ पर है, तो सी में है, और ये हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सवाल है, लेकिन ये सोचो कि यहाँ पर कितनी मतलब संभावनाएं हैं कि ये सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये आया होगा कि हम सबसे पहले बस ये 2πr होता है तो πr हम निकाल लेंगे, हमारा हो जाएगा काम।
लेकिन बस यही गलती होती है और एग्जामिनर चाहता भी है कि हम ये गलती करें और फिर जब घर पे आएँ हम देखें कि अरे इतना आसान सवाल हमसे कैसे गलत हो गया, तो फिर हम बहुत सारा रोएं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिगो का है। सवाल ने कहा है tan थीटा इज इक्वल टू 15। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने हमसे कहा है tan थीटा इज इक्वल टू 15 हमें दिया गया है। इसके नीचे हम 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है ना, जरूरी नहीं है ट्राइंगल बनाओ, लेकिन अगर बना लोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, लंब बटे कितना होता है? आधार। तो हम कह सकते हैं ये 15 है, ये 1 है, ये कितना होगा? तो आप सभी जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ठीक है, और इसको कर लो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा रूट का 226, और 226 का कुछ होता है नहीं, तो इसको 226 लिखा रहने दो। ठीक है, लिख गया। सवाल ने क्या कहा था? सेक थीटा की वैल्यू बता दो कितनी होती है। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया? सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस कर्ण कितना है? तो हम कह सकते हैं सर रूट का 226 है, आधार कितना? 1 है, 1 लिखा नहीं जाता नीचे, तो 226 रूट का हो जाएगा। 226 रूट वाला ऑप्शन में कहीं पर है तो ऑप्शन ए में है, और ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार। ठीक है, और इसके बाद में हम देखेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन सवाल। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें के जो अभी तक क्वेश्चंस को हमने किया वो बेहतरीन नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने करे हैं। ठीक है, आपको मजा आया होगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? ठीक है, आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को, देखो ABC है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया। AB और C ये है। सवाल ने क्या कहा है? AB और AC को बढ़ाते हैं, तो AB को हमने बढ़ा दिया और इधर हमने क्या किया? AC को बढ़ा दिया। ठीक है, को D और E तक बढ़ाते हैं हम, तो ये पॉइंट D हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल ने क्या कहा है? इस प्रकार बने बाहरी कोणों के समद्विभाजक, यानी ये जो बाहर वाले कोण हैं इनके समद्विभाजक, मतलब इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले, ऐसे कर लो। ठीक है, वो एक दूसरे को कहाँ पर समद्विभाजक? एक दूसरे को बिंदु I, ये क्या है? ये I है, यहाँ पर काट रहे हैं। यदि कोण ACB इज इक्वल टू 66, ACB यानी ऊपर वाला ये कितना है? ये 66 डिग्री का है, और कोण ABC इज इक्वल टू 44, ABC ये कितना है? ये 44 है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है BIC का माप बताओ। BIC ये वाला कोण जो है वो हमको बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? बात को थोड़ा सा समझना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। मुझे एक बात बता दो कि जो ये वाली पूरी लाइन है वो 180 अंश की है कि नहीं है? है। ठीक है, तो अगर ये 44 है तो ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा कितना होगा? तो हम कहेंगे सर 180 में से 44 अगर हम घटा देते हैं, अब कैसे घटाएंगे? 180 में से अगर 40 घटाते 140 बचता, 4 और घटा देंगे तो 136 बचेगा। ठीक है, पूरा। लेकिन ये जो पूरा है ये तो इन 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो आधा कर लेते हैं क्योंकि 2 पार्ट बराबर हैं, तो 2 छक्के 12, 1 और 2 अट्ठे 16, यानी ये वाला एंगल कितना आएगा? तो हम कह सकते हैं सर 68 डिग्री का। ठीक है, ठीक वही बात इधर करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सर 180 में से अगर हम 66 घटा देते हैं, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर बचेगा 17 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा? 7। 17 में से 6 अगर निकलेगा तो हम क्या करें? 11 बचेगा। ठीक है, फिर इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 और 1 और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई? गुड। अब सवाल ने कहा है ये वाला एंगल बताओ। मुझे एक बात बताओ कि इस ट्राइंगल के अंदर इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो जो तीसरा वाला एंगल है वो कैसे पता चलेगा? इनको घटा दो 180 में से, तो ये कितना है? 68 और प्लस का कितना है? 57, इनको जोड़ो, 8 7 15। ठीक है, और 6 5 11 और एक कितना हो जाएगा? 12। तो 180 में से अगर 125 को घटा दो कितना बचेगा? 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 55 डिग्री जो है वो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो डी में हमको देखने को मिलेगा, यानी आज के लास्ट क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आज के जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं, और ये भी कोशिश रही है कि आपके लिए उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आऊं जो दिमाग में मतलब क्लिक होते हैं या एग्ज़ाम में छूट जाते हैं हमसे, और कौन कौन सी
गलतियां हम एग्ज़ाम में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को देखने के बाद में उसको टच करने के बाद में, टाइम वेस्ट करने के बाद में भी सवाल हमसे अगर गलत हो जाएगा तो बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम आपके लिए यहाँ पर जरूर लेकर के आते हैं, ठीक है, ताकि आप भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करो और आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर बना रहे, ठीक है, उसमें कोई इफ बट ना लगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, आराम से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।